गुड आफ्टरनून। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट लेक्चर में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज होता था एज अ लाइट सोर्स? आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी आर यूजिंग लेजर लाइट एज द लाइट सोर्स। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में rotational and vibrational motion of the molecules that was considered. IR spectroscopy considers rotational and vibrational motion of the molecules, whereas in Raman spectroscopy scattering of light is considered. दोनों में क्या डिफरेंस है? IR में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होता था, Raman spectroscopy में क्या यूज होगा? लेजर लाइट। Second difference, IR spectroscopy deals with the vibrational energy of the molecule, isn't it? Molecule का जो vibration था उसके basis पे IR spectroscopy होता था, but in Raman spectroscopy we are considering the scattering of light. तो पहले अपने लिख लेते हैं the source of light. What is the first point? In Raman spectroscopy, the incident radiation is laser. What is the full form of laser? Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, so in Raman spectroscopy laser light is used and the full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, अब मैंने एक और पॉइंट बोला था कि Raman spectroscopy deals with scattering. तो let us know कि scattering क्या है। When a beam of light is incident on any substance, it gets deviated to different direction. ओके, सो इसका मतलब क्या है? एक बीम ऑफ लाइट, सपोज लेट अस टेक अ टॉर्च। मैंने टॉर्च लिया एंड टॉर्च को चालू कर दिया, तो इसका जो लाइट है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, isn't it? सो दैट इज द बीम ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये जो लाइट है ये पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा एंड इट विल गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो दिस इज माय बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स। मैंने यहाँ पे टॉर्च लिया है, यहाँ पे मैंने एक बॉल रखा है। तो जैसे ही ये लाइट इस पे कोलाइड करेगा, देन व्हाट विल हैपन? इट विल स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो स्प्रेड हो जाएगा। दैट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज स्कैटरिंग। ओके, सो व्हाट इज स्कैटरिंग? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी सब्सटेंस, then at that time the light gets spread in different direction and that phenomena is known as scattering. और ये जो scattering है वो अपने को यूज करना है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब ये जो रेडिएशन है इसका कोई एनर्जी होगा। व्हाट इज द रेडिएशन?
रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ये एक फॉर्म है, या इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या है, photons. Okay, so this radiation is a form of energy, इसके पास कोई एनर्जी होगा, एंड ये जो बीम है वो किससे बना हुआ है, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, एंड विच पार्टिकल्स, photons. Okay, so ये photons का पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो सब्सटेंस है इस पे जाके अटका रहा है, इट इज गेटिंग कोलाइडेड, इजंट इट? एक पार्टिकल, बीम ऑफ पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक बॉल पे अटका रहा है, so that process is known as collision. What is that? Collision. So the beam of light undergoes collision on the substance. अब ये जो collision है वो दो टाइप के collision हो सकते हैं. First is elastic collision and second is non-elastic collision. Now, what is elastic collision and what is non-elastic collision? Elastic collision means ये beam of light है, ये radiation है, that is considered as h nu. ये h nu है, ये photon particles, stream of particles and radiation, उसको h nu के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, because E is equal to h nu. You all know this. Okay, so ये जो है वो h nu एनर्जी का रेडिएशन है, वो ये मॉलिक्यूल के साथ अथड़ा रहा है, अथड़ाने के बाद what will happen? The molecule will absorb the light radiation. Molecule will absorb the radiation. Radiation absorb करने के बाद वो क्या करेगा? It will re-emit the radiation. वो रेडिएशन को एमिट कर देगा. ओके, दैट इज द प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल? अगर एक मॉलिक्यूल पे एक रेडिएशन डाल दिया है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसमें से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देगा. एब्जॉर्ब करने से वो ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. एक्साइटेड स्टेट में जाके वो क्या करेगा, इट विल री-एमिट द रेडिएशन. उसके पास जो एक्स्ट्रा रेडिएशन है वो छोड़ देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन अगेन. ओके, अब ये जो फोटोन है, ये जो रेडिएशन है, जितना मैंने इंसिडेंट किया उतना ही रिफ्लेक्ट हो गया. दैट मींस मैंने 50 सपोज 50 जूल या व्हाटएवर एनर्जी मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट किया. अगर इसने सारे जो एनर्जी है 50 जूल एब्जॉर्ब कर दिया और वो ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज री-एमिशन. और री-एमिशन में क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, isn't it? So when it comes, suppose your molecule is here. अब इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया और वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया. ओके, नाउ विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, अब ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है, अब ये अगेन एक्साइटेड में से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो अगेन एमिट कर दिया. Okay, so what is elastic collision? If the amount of incident radiation and the amount of emitted radiation is the same, that means अगर मैंने 50 यूनिट एनर्जी प्रोवाइड किया है मॉलिक्यूल पे और एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन के बाद लास्ट में भी मुझे 50 यूनिट मिल रहा है, that means incident radiation and emitted radiation both are same. That type of collision is known as elastic collision. Clear? So what is elastic collision? When the amount of incident radiation and the amount of re-emitted radiation from the molecule is equal. That means
इलास्टिक कोलाइजन इज टेकिंग प्लेस। और जब इलास्टिक कोलाइजन होता है तब कौन से टाइप का स्कैटरिंग होता है? Which type of scattering takes place during elastic collision? Rayleigh scattering. Okay, so Rayleigh scattering takes place during elastic collision. Now what do you mean by non-elastic collision? That means यहाँ पे क्या है? No change in energy. Elastic collision means you have no change in energy. अगर मैंने 50 प्रोवाइड किया है तो 50 एमिट भी हो गया है, but in non-elastic collision there is a change in energy. अगर मैंने 50 यूनिट एनर्जी प्रोवाइड किया है, देन लास्ट में मुझे 50 नहीं मिल रहा है, एनर्जी चेंज हो गया है, दैट मींस मे बी 40 या मे बी 60, डिपेंड्स, बढ़ भी सकता है एनर्जी या कम भी हो सकता है, बट इट इज नॉट द सेम. Such type of collision is known as non-elastic collision. And जब non-elastic collision होता है तब कौन सा scattering होता है? The scattering produced during non-elastic collision is known as Raman scattering. Okay, so जब elastic collision होगा, then you have the Rayleigh scattering. While during non-elastic collision you have the Raman scattering. अब Raman scattering means energy decrease भी हो सकता है या increase भी हो सकता है, उसमें दो possibilities है. So Raman scattering is divided into two parts: Stokes line and anti-Stokes line. Okay, so in Raman spectroscopy you have two types: Stokes line and anti-Stokes line. ये सारे terms हैं जो आपको Raman spectroscopy में याद रखना है. डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा कि क्या है Stokes line, what is anti-Stokes line, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट में Rayleigh scattering आएगा, Raman scattering आएगा, Stokes line है, anti-Stokes line है, this scattering है, laser है and all that. So this is just an introduction of Raman spectroscopy. Write down this. Okay, so now everyone is clear with the terms involved in Raman spectroscopy. अब अपने थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि what is Rayleigh scattering, what is Raman scattering, what are Stokes line, what are anti-Stokes line. Okay, now सबसे पहले अपने इजी वाला Rayleigh scattering देखते हैं. ओके, सो व्हाट इज Rayleigh scattering? ये जो मॉलिक्यूल है, this has different energy levels. All know that के मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वो ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा एंड एक्साइटेड स्टेट में से अगेन ग्राउंड स्टेट में आएगा एंड इट विल एमिट द रेडिएशन. दैट इज द सिंपल प्रोसीजर. अब सपोज ये डिफरेंट लेवल है, दिस इज n is equal to 0, दिस इज n equals 1, दिस इज n equals 2. दिस आर द वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल. और मेरा मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है n is equal to 0 लेवल पे. अब मैंने यहाँ पे रेडिएशन पास किया x nu. When I am passing the radiation, what is happening? This molecule will absorb the radiation and it will get excited from the ground state to some any other state. Let us say कि वो virtual level पे चला गया. Okay, so मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और वो ग्राउंड स्टेट में से
एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, नाउ अब ये ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, बट वो ज्यादा देर वहां पे नहीं रुक सकता, isn't it? So again it will come from excited state to ground state with the release of radiation. तो इसने रेडिएशन भी एमिट कर लिया। ओके, सो ऐसा जब होगा दैट मींस वो n इज इक्वल टू 0 में से वर्चुअल में जाएगा मॉलिक्यूल, अगेन मॉलिक्यूल वर्चुअल में से n इज इक्वल टू 0 में ही आएगा। ओके, दैट टाइप ऑफ कोलाइजन इज नोन एज इलास्टिक कोलाइजन, बिकॉज़ जितना एनर्जी इसने एब्सॉर्ब किया है उतना ही उसने एमिट कर दिया। सो दिस इज इलास्टिक कोलाइजन, and this type of scattering is known as Rayleigh scattering. Okay, so what is Rayleigh scattering? Incident radiation and emitted radiation both have the same magnitude. Okay, क्योंकि जितना इसने absorb किया है उतना ही उसने emit भी कर दिया। Okay, now let us talk about Raman scattering. अगेन मॉलिक्यूल तो सेम एनर्जी लेवल पे है, n is equal to 0, n equals 1 and n equals 2। मैंने रेडिएशन पास किया h nu, वर्चुअल लेवल यहाँ पे है, दिस इज माय वर्चुअल लेवल, दिस इज माय मॉलिक्यूल। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन a radiation is incident on this molecule? जब ये मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन आता है तब ये ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। प्रिंसिपल यहाँ तक सेम है, बट एक्साइटेड स्टेट में से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है इन द लोअर स्टेट, तो सब कई बार ये मॉलिक्यूल n equals 1 पे रुक जाता है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो ये रेडिएशन में से ये ले लेता है, तो वो कितना एनर्जी अपने पास रखता है? जितना एनर्जी 0 के से 1 के बीच में है। दैट मींस वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, इतना रेडिएशन एमिट किया है, बट ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स अपने पास रख रहा है। सो दिस टाइप ऑफ absorption is known as inelastic collision and it is known as Raman scattering। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन अगर मैंने इतना सपोज 50 मेरा रेडिएशन है, मॉलिक्यूल ने 50 रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लिया और वो अपने यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आया, वो लोअर लेवल में तो आया, लेकिन उसने 40 अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एमिट किया है, बाकी जो 10 है वो उसने यहाँ पे यूज कर लिया, अपने पास ही रख लिया, सो दैट इट विल रिमेन इन द n इज इक्वल टू 1 स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इतना एनर्जी है डेल्टा E वो रेडिएशन में से कम हुआ है, तो कितना एमिट हुआ है? h nu minus delta E। So what is happening? Energy of molecule that is increasing, molecule का जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है, 0 में से 1 में गया, but energy of radiation वो क्या हो रहा है? इट इज डिक्रीजिंग एंड दिस टाइप ऑफ Raman scattering is known as Stokes line। So what is Stokes line? The phenomena in Raman scattering where the energy of molecule increases and the energy of radiation decreases is known as Stokes line। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है एंड रेडिएशन का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल।
इक्वल टू 0, n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2 है। ये अपना वर्चुअल लेवल है। ओके, और ये मॉलिक्यूल मेरा n इज इक्वल टू 1 में है। ध्यान रखना, मेरा मॉलिक्यूल लेवल n इज इक्वल टू 1 में है। जैसे ही मैं इंसिडेंट रेडिएशन पास करूंगा इन द फॉर्म ऑफ hν, व्हाट विल हैपन, ये जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वो लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी में चला जाएगा। ओके, अब जब वो एमिट करेगा एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आएगा, देन n इज इक्वल टू 1 में था पहले, अब वो n इज इक्वल टू 0 में है। अभी व्हाट इज n इज इक्वल टू 0, 1, 2? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl। ओके, सो HCl इज अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, बैंड स्ट्रक्चर है, दिस इज HCl। अगर n इज इक्वल टू 0 है तो उसका वाइब्रेशन ऐसे होगा। जब n is equal to 1 होगा then its vibration will increase. n is equal to 2 means its vibration will increase more. 3 means more vibration. So उसके पास एनर्जी ज्यादा है so vibration will also increase. So that is n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2. So at n is equal to 0 it has less energy. तो उसका जो vibration है वो बहुत धीमे होगा। जब उसके पास एनर्जी ज्यादा है then vibration will increase. वैसे ही पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी था वो n इज इक्वल टू 1 लेवल पे था, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया एंड वो लोअर लेवल में से हायर लेवल में चला गया। अब रीएमिट किया उसने रेडिएशन एट हायर लेवल में से लोअर लेवल पे आया, बट n इज इक्वल टू 1 पे नहीं, वो n इज इक्वल टू 0 में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने रेडिएशन एमिट किया, जितना एब्जॉर्ब किया उतना एमिट किया है, साथ में ये जो डेल्टा E है वो भी उसने एक्स्ट्रा ऐड किया। So that means hν plus delta E. So that delta E is added to the initial radiation. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले n इज इक्वल टू 1 में था, अब n इज इक्वल टू 0 में आ गया। एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पहले hν था, अब क्या है hν प्लस डेल्टा E, दैट मींस रेडिएशन का एनर्जी बढ़ गया है। सच टाइप ऑफ Raman scattering is known as anti-Stokes line. So ऐसे जब होता है that is known as anti-Stokes line. So you have three things. First is Rayleigh scattering, second is Stokes line, and third is anti-Stokes line. Okay, तो ये जो तीनों एब्जॉर्प्शन एमिशन फिनोमेना है वो किस में काम आता है? इट इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये जो एब्जॉर्प्शन एमिशन फिनोमेना है वो रिकॉर्ड होता है और अपने को ग्राफ मिलता है। ओके, तो ये जो रेलिक्स स्कैटरिंग होता है उसका ऐसा लाइन होगा। ओके, जितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतना ही उसने एमिट कर दिया। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी। ओके, सो रेलिक्स स्कैटरिंग को मैंने मिडल में रख दिया। अब रमन स्कैटरिंग में क्या हो रहा है? एनर्जी डिक्रीज हो रहा है रेडिएशन का, तो वो कहां पे आएगा? दिस साइड। तो ये स्टोक्स लाइन यहाँ पे आएगा। इसके एनर्जी के कंपैरिजन में इसका एनर्जी कम है। वहां पे क्या है? रेडिएशन जितना मैंने उसके ऊपर इंसिडेंट किया है उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। दैट मींस एनर्जी इज मोर। दिस इज Rayleigh line, this is Stokes line, this is anti-Stokes line. ओके, अब ये दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है? डेल्टा E। यहाँ पे भी इट इज डेल्टा E। ओके, so this is the Rayleigh scattering, this is Stokes line, this is anti-Stokes line। अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर मैंने
ड्रॉ किया है वो एक ही मॉलिक्यूल के लिए है, कि अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। सपोज HCl है तो वो रैलिक स्कैटरिंग भी देगा, रमन स्कैटरिंग भी देगा, दैट मींस स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन भी पॉसिबल है उसका। सो ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल फॉर एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी अब अपने को देखना है कि एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है। तो ये लो टू हाई यहाँ पे एनर्जी जा रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज मैक्सिमम एंटी स्टोक्स लाइन, है ना। सो एंटी स्टोक्स लाइन इज हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी। उसके बाद किसका एनर्जी आता है रैलिक स्कैटरिंग का, उसके बाद किसका एनर्जी आता है स्टोक्स लाइन का। So what is the order of range of energy in this? The maximum is of anti-Stokes, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, जितना मैंने प्रोवाइड किया उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है एंटी-Stokes का, फिर उसके बाद आता है रैलिक का, एंड उसके बाद आता है रमन का। एनर्जी के बाद अपने वेवलेंथ का देखते हैं, लेकिन पहले ये लिख लो, दिस इज रैलिक, दिस इज स्टोक्स लाइन, दिस इज एंटी-Stokes लाइन, this is the graph and this is the energy. Okay, पहले एनर्जी का लिख लो, फिर अपने वेवलेंथ के बारे में देखते हैं। राइट डाउन दिस। Okay, so this is the on the basis of energy. अब एक और चीज याद रखना है, आई वॉन्ट टू नो द वेवलेंथ। वेवलेंथ का ट्रेंड क्या है यहाँ पे। नाउ यू ऑल नो के व्हाट इज एनर्जी, E इज इक्वल टू hν। व्हाट इज hν, hc बाय लैम्डा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, है ना। सो E जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस अगर एनर्जी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, दैट इज द रिलेशन। एंड इफ एनर्जी विल डिक्रीज वेवलेंथ विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी है एंटी-स्टोक्स लाइन का, फिर आता है रैलिक लाइन का, फिर आता है स्टोक्स लाइन का। सो अगर एनर्जी का जो ट्रेंड है वो ये है, तो वेवलेंथ का ट्रेंड क्या होगा, जिसका सबसे कम एनर्जी है वो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, एंड जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ओके, एंड रैलिक लाइन इज इन between. So this is the decreasing order of energy for anti-Stokes line, Rayleigh line and Stokes line. जब वेवलेंथ के टर्म्स में आएगा then it becomes Stokes line, Rayleigh line and anti-Stokes line. अब ये जो स्कैटरिंग हो रहा है ये तीनों, ये रमन है या रैलिक है या स्टोक्स है या एंटी-स्टोक्स लाइन है, दिस इज ऑल टेकिंग फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, this is taken for any single molecule. अब ये जो डेल्टा E है, डिफरेंस इन द एनर्जी, उसको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट। सो इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डेल्टा E is known as
सो ये जो डेल्टा ई है वो रमन शिफ्ट बोलते हैं इसको, या इट इज आल्सो नोन एज वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट। कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट रमन शिफ्ट नहीं बोलते हैं, इट इज नोन एज वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट। तो वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट या रमन शिफ्ट दोनों क्या है, डेल्टा ई। नाउ सपोज ये जो रलीक लाइन है दैट इज 450 एंड स्टोक्स लाइन जो है वो 425 है सपोज, देन you have to calculate the anti-Stokes line। कैसे कैलकुलेट करोगे, या सपोज this is n is equal to 0, n equals 1 and n equals 2। दिस इज माय वर्चुअल लेवल, ये मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, वो यहाँ पे आया एंड अगेन n इज इक्वल टू 1 में आया। अब मैंने 50 यूनिट पास किया, 50 यूनिट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो n कितना होगा 50 माइनस डेल्टा ई है ना, क्योंकि डेल्टा ए कम हुआ है यहाँ पे। सपोज मैंने 100 यूनिट पास किया, तो व्हाट विल बी द चेंज, द चेंज विल बी 100 माइनस डेल्टा ए। यहाँ पे 50 में से डेल्टा ए माइनस करना है। जैसे मैंने रेडिएशन का मैग्नीट्यूड चेंज किया, रेडिएशन का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, पर जो डेल्टा ई है वो सेम ही है। सिमिलरली अगर मैंने 150 रेडिएशन पास किया तो 150 माइनस डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई रिमेन्स कांस्टेंट बट द वैल्यू ऑफ रेडिएशन चेंजेस, ये आपको ध्यान रखना है। सो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई रिमेन्स कांस्टेंट बट value of radiation changes। ओके, सो अगर मैंने 50 रेडिएशन पास किया तो 50 में से डेल्टा ई माइनस करना होगा, 100 पास किया तो 100 में से डेल्टा ई पास माइनस करना होगा। नाउ एक क्वेश्चन है, मेरे पास जो रेडिएट लाइन है या जो इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज 450 और मुझे स्टोक्स लाइन मिला है 425 में। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं 550 रेडिएशन पास करूं तो एंटी स्टोक्स लाइन कहां पे मिलेगा, दैट इज माय क्वेश्चन। सी जब 450 होगा रेडिएशन तो 425 में मुझे स्टोक्स लाइन मिलेगा। अगर मैं 550 रेडिएशन पास करूं तो एंटी स्टोक्स लाइन मुझे कहां पे मिलेगा, दैट इज माय क्वेश्चन। सो दिस इज माय रनिंग लाइन, 450 है, 425 मुझे स्टोक्स लाइन मिला 425 में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू 450 माइनस 425, तो आंसर इज 25। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई इज 25, तो मुझे पता चल गया कि डेल्टा ई 25 है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 450 के बदले 550 वाला रेडिएशन पास कर रहा हूँ, ओके। एंड तो एंटी स्टोक्स लाइन में क्या होगा, एंटी स्टोक्स लाइन में रेडिएशन प्लस डेल्टा ई होगा, इजंट इट। सो 550 प्लस डेल्टा ई पे मुझे क्या मिलेगा, एंटी स्टोक्स लाइन। समझ में आ रहा है? फिर से एक और बात, मेरे पास ये रेडिएशन 450 का है एंड मुझे स्टोक्स लाइन मिला है 425 पे, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा ई जो है दैट इज 450 माइनस 425,
25. सो डेल्टा ई इज 25. यहाँ पे मैंने क्या बताया कि डेल्टा ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी बट इवन दो द वैल्यू ऑफ रेडिएशन चेंजेस. अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब 550 रेडिएशन में मैं इंसिडेंट करूंगा तो एंटी स्टोक्स लाइन कहाँ पे मिलेगा. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन. रेडिएशन प्लस डेल्टा ई. My radiation is 50, my delta E is 25. So 550 plus 25, that is 575. Raman spectroscopy is a very easy topic. अगर उसका आपको थियरी पता चल गया है और तो फिर ये जो न्यूमेरिकल है वो आप एग्जाम में नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है. पहले ये लिख लो फिर मैं समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल्स में क्या ध्यान रखना है. ओके, फर्स्ट राइट डाउन दिस. ओके, अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तब आपको ज्यादा पता चलेगा कि व्हाट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. In an experiment, Rayleigh line is at 5650 angstrom and Stokes line is at 5810 angstrom. Calculate the wavelength of anti-Stokes line. This is my question. मुझे क्या दिया हुआ है. रेलिक लाइन, स्टोक्स लाइन एंड मुझे एंटी स्टोक्स लाइन ढूंढना है. बट इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी. मैंने जब ग्राफ बनाया था रेलिक, एंटी स्टोक्स एंड स्टोक्स तो वो किसके बेसिस पे था. ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. तो एनर्जी दिया होगा देन इट इज ओके. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एनर्जी दिया है. एनर्जी का फार्मूला क्या है. E is equal to h mu. और दूसरा फार्मूला है E is equal to hc by lambda. That is the this is first formula. ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, ये वेवलेंथ है. Now what is 1 upon lambda? That is wave number. So E is equal to hc mu bar. So these are the three equations I have. अब इसमें से कौन सा इक्वेशन मुझे यहाँ पे लेना है वो कैसे पता चलेगा. For that you have to know the unit. एनर्जी का यूनिट क्या है. It is always in joules. What is the unit of frequency? The unit of frequency is per second या hertz. Hertz or per second both are same. Now what is the unit of c. c is wave speed of light. तो c का क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड. h का क्या है. h is constant, Planck's constant, उसका कोई यूनिट नहीं है. e का अगेन जूल है. c का क्या है 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो c का क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड. लैम्डा क्या है. लैम्डा का यूनिट हो सकता है सिमिलर टू दैट ऑफ लेंथ. मीटर हो सकता है और सेंटीमीटर और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम. इनमें से कुछ भी हो सकता है वेवलेंथ का यूनिट. ओके, नाउ व्हाट इज वेव नंबर. वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. तो अगर वेवलेंथ मीटर है तो वेव नंबर कितना होगा
मीटर -1 या सेंटीमीटर -1 या नैनोमीटर -1 raised to minus nanometer inverse. So you have to keep in mind the units. There are three formulas. First is E is equal to h nu, second is E is equal to h c by lambda, and third is E is equal to h c into nu bar. Value unit of E is always in joule. Frequency का क्या है यूनिट? पर सेकंड भी हो सकता है या हर्ट्ज, both are same. C is the speed of light. What is the unit of speed of light? Centimeter per second या meter per second depends. What is the unit of wavelength? Wavelength is as the unit of length. तो मीटर हो सकता है सेंटीमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे क्या है? वेव नंबर. वेव नंबर means that is the inverse of wavelength. Wavelength means 1 lambda होगा वेव नंबर का. तो अगर वेवलेंथ का मीटर है तो वेव नंबर का मीटर इनवर्स होगा. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर हो तो नैनोमीटर इनवर्स. नाउ यू कैन सी कि ये क्वेश्चन में रेडियन लाइट का जो फ्रीक्वेंसी दिया है दैट इज एट 5650 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम में दिया है, इट मींस दैट रिफर्स टू द वेवलेंथ. वो वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है. Now we can see कि E is directly proportional to nu and E is directly proportional to nu bar. ये इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि E is directly proportional to nu. यहाँ पे E is directly proportional to nu bar and E is inversely proportional to 1 upon lambda. तो यहाँ पे एनर्जी एंड वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है और मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ. तो मुझे क्या करना होगा? वेवलेंथ को एनर्जी में ट्रांसफर करना होगा, isn't it? So I have to convert wavelength to energy. लेकिन ये जो है वो थोड़ा लेंथी रहता है. So अगर मैं वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट कर लूँ then also I will get the same result क्योंकि it is directly proportional to the energy. तो मैं क्या करूँगा? 1 upon lambda जो है, ये जो lambda है मेरे पास जो lambda वैल्यू है उसको मैं वेव नंबर में कन्वर्ट कर दूँगा. So how can I convert? Wave number is equal to 1 upon lambda. Okay, so wave number is equal to 1 upon lambda. Now what is 1 upon lambda? 1 upon 5650 angstrom. तो ये जो वैल्यू मिलेगा that will be of running line. ओके, अब स्टोक्स लाइन का सेम पे मुझे वेव नंबर ढूंढना है. तो वेव नंबर क्या होगा? इसका वेव नंबर होगा 1 upon lambda, that is 1 upon 5810 angstrom. तो जो वैल्यू मिलेगा वो किसका होगा? स्टोक्स लाइन का. वेव दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ई. अब ये जो डेल्टा ई मिलेगा उसको रेडियन लाइन के साथ प्लस कर दोगे देन यू विल गेट द एंटी स्टोक्स लाइन. अब 1 upon 5650 एंगस्ट्रॉम जो है इट इज अ वेरी लॉन्ग, यानी कि 0.00 समथिंग मिलेगा, 000 व्हाटएवर पॉइंट में वैल्यूज मिलेगा. इट इज नॉट एप्लीकेबल. So for that you have to convert this into एंगस्ट्रॉम को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो 5650 एंगस्ट्रॉम gets converted to 5650 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. अब आप सॉल्व करोगे तब थोड़ा हाई वैल्यू मिलेगा, दैट इज योर सेंटीमीटर इनवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है. यू सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस सम. पहले आपको वेव नंबर ढूंढना है. वेव नंबर बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड यू विल गेट 1/5650 into 10⁻⁸. तो रेडियन लाइट मिल जाएगा. सेम वे आपको
स्टोक्स लाइन मिलेगा, दोनों का माइनस करोगे तो डेल्टा ई मिल जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेल्टा ई, ये डेल्टा ई को किसके साथ प्लस करना है। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, वेव नंबर ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन, वेव नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, लैम्डा, तो लैम्डा के लिए अपने को ये वेव नंबर 1/λ वेव नंबर करना होगा, जिस जो वेव नंबर मिला उसका 1/, उस तरह से टोटल कर दोगे, देन यू विल गेट द लैम्डा। ट्राई दिस, ट्राई करो पहले। Okay, all of you try this sum at home by your own. Next lecture में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आपको ये खुद ट्राई करना है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। ओके, सो मैंने इसका हिंट तो दे दिया है कि कैसे करना है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू हैव टू गेट द आंसर। ओके, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।